वो एक ही बात है, पोम्पी या पोपो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जरूर। बेटा व्हेन अ बॉक्स सस्पेंडेड फ्रॉम जिग्स सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द इनफ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पर इस बॉक्स का वेट क्या कर रहा है बेटा, mg नीचे की तरफ। अगर ये थीटा तो बेटा ये भी कितना है, थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, mg cos थीटा। ये कितना हो गया, mg sin थीटा। बॉक्स का वेट कर रहा है mg नीचे की तरफ, थीटा है mg, ये किस बराबर बेटा, mg cos थीटा, बेटा ये किस बराबर, mg sin थीटा। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो वाला फोर्स सिस्टम को वापस लेके आ रहा हूँ, बॉब को वापस कौन लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा। जी तो साइन थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया एफ आर, और रिस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस साइन बता रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, इसका जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अब फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया माइनस एम इनटू जी साइन थीटा। तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी sin theta. Now theta is very small. If theta is small, then sin theta is equivalent to theta. तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी साइन थीटा, बहुत छोटा है तो थीटा के बराबर हो गया। और एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एक्स अपॉन एल। चलिए अब ये जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स एन अपॉन एल, क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है, क्या ये एक एसएचएम की इक्वेशन है? कैसे पता चला, एक्सेलरेशन एक तो नेगेटिव है और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ध्यान है बेटा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन होनी चाहिए माइनस जी एक्स अपॉन एल, एक्सेलरेशन होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, एसएचएम की। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, एसएचएम की। तो क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये किसकी कंडीशन होगी, एसएचएम की। इसका मतलब सिंपल पेंडुलम क्या परफॉर्म करेगा आपका, एसएचएम। अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाने पर क्या रिजल्ट आता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। तो ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल के बराबर हो गया, तो ओमेगा कितना हो गया बेटा, रूट जी बाई एल। और अगर ओमेगा जी बाई एल के बराबर हो गया तो ओमेगा कितना होता है बेटा, 2 पाई अपॉन टी, और टी होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो यहाँ से रिलेशन आ गया 2 पाई रूट जी बाई एल। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आ गया, हेंस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अच्छा इस इक्वेशन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एल जो है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रेविटी होती है, सॉरी एल यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ होती है, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रेविटी। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी इज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। अभी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ द बॉब तक का डिस्टेंस, कहाँ तक, सेंटर ऑफ द बॉब तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ, इस वाले डिस्टेंस को हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। अच्छा टाइम पीरियड क्या मास पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का बेटा वो मास पर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है बेटा वो मास पर डिपेंड नहीं करता। सो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, पहली बात। इसका मतलब मास बढ़ जाए या मास कम हो जाए, जो टाइम पीरियड होगा उस पर कभी भी चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और टाइम पीरियड वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे मास बढ़ जाए चाहे मास कम हो जाए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। पहली बात। दूसरी बात, इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है। इफेक्टिव लेंथ किसके बीच का डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ द बॉब तक के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, अब ये इफेक्टिव लेंथ कैसे समझनी है जरा देखो उसका एग्जांपल। मान लीजिए ये हॉलो बॉब है, हॉलो स्फीयर है, क्या है, हॉलो स्फीयर किससे भरा हुआ है, पानी से। हॉलो स्फीयर किससे भरा हुआ है, पानी से, समझना।
ये हॉलोस्फीयर और हॉलोस्फीयर पानी से भरा हुआ है। हॉलोस्फीयर किससे भरा हुआ है बेटा? पानी से। हॉलोस्फीयर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ये जो हॉलोस्फीयर है ये वाटर से फिल्ड अप है। किससे फिल्ड अप है बेटा? वाटर से। हॉलोस्फीयर इज फिल्ड विद वाटर। क्या आ गया? हॉलोस्फीयर इज फिल्ड विद वाटर। अच्छा, अगर हॉलोस्फीयर पानी से भरा हुआ है तो उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा? हॉलोस्फीयर अगर पानी से भरा हुआ है तो उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। तो ये होगा इफेक्टिव लेंथ। अब समझना, पूरे स्फीयर को खाली कर दो, नीचे होल कर दो। नीचे होल कर दोगे तो पूरा स्फीयर खाली हो गया। तो अब इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा? भरे भरे हुए का सेंटर मास सेंटर पे, खाली का सेंटर मास, भरे हुए का सेंटर मास सेंटर पे, खाली का सेंटर मास सेंटर पे। अब सुनना, भरे हुए का सेंटर मास सेंटर पे। अब जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी, पानी का सेंटर मास कहाँ जाएगा? भरा हुआ है, सेंटर मास कहाँ पे है? पानी का इधर है। अब जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो पानी का सेंटर मास कहाँ आता जाएगा? नीचे आता जाएगा। बेटा सेंटर मास नीचे आता जाएगा, और जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो फिर सेंटर मास फिर बीच में आ जाएगा। इसका मतलब पहले इफेक्टिव लेंथ, पहले इफेक्टिव लेंथ, फिर से देखो, भरे हुए का सेंटर मास कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे पानी की क्वांटिटी कम हो गई, ये हो गया पानी बेटा, तो उसका सेंटर मास नीचे आ जाएगा ना। तो बेटा अब ये बता कि इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई है कम हो गई? बढ़ गई। तो पहले इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है, और जब फिर से पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो फिर से सेंटर मास कहाँ चला जाएगा? फिर कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप किसी भी होलो स्फीयर को पानी से भर देते हैं तो, और उसके अंदर होल कर देते हैं, तो पहले तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो इफेक्टिव लेंथ के बढ़ने पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। पहले तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। तो पहले तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे खाली होता जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। फिर जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो टाइम पीरियड, इफेक्टिव लेंथ फिर से सेंटर पे आ जाएगी तो टाइम पीरियड फिर से क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इनिशियली इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, then effective length start decreasing and finally it will be same. समझ में आ गया? समझ में आ गया? भरे हुए का सेंटर मास सेंटर पे, खाली का सेंटर मास सेंटर पे, भरे हुए का सेंटर मास सेंटर पे, खाली का सेंटर मास सेंटर पे। जैसे इनिशियल टाइम पीरियड और फाइनल टाइम पीरियड सेम। तो जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी कम होगी इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी, फिर इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर? ग्रेविटी। हाँ भाई, ग्रेविटी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? तो मैंने आपको उसके दो केस करवाए थे बेटा। अगर सिंपल पेंडुलम, अगर ट्रॉली या अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एस्केलेट हो, हाँ भाई, अगर ऊपर की तरफ एस्केलेट होगी तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी बेटा? जी प्लस ए। और अगर नीचे की तरफ होगी तो कब से? बहुत लेट है। सर फर्स्ट वीक इधर ऑफ देखो, फरवरी। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। तो जी प्लस ए हो सर जाएगा बेटा, सुमित्रा ये बोल क्या के। हो जाएगा? जी माइनस। ओके बेटा, ये हो जाएगा जी प्लस ए, क्या हो जाएगा? जी माइनस ए। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई एल अपॉन जी प्लस ए। और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। ये दो केस कर लो बस। वैसे तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आएगा। बस आ गया? समझ में आ गया? कर लोगे? कहाँ पे है? नहीं तो मारुति स्टेडियम में तो नहीं रही है, वो तो बहुत पुरानी है, वो तो 20-22 साल हो गए, पर वो फंडामेंटल नहीं है। वहाँ तो मेरे नाम से चलती है बस। अरे तो किसी भी आगरा के अंदर किसी डॉक्टर के पास चला गया, मेरा नाम ले ले बस, बहुत है। वो मेरे नाम से ही जानते हैं, बाकी किसी नाम से नहीं जानते। इधर देखो, ठीक है तुमसे पहले तुझसे तो बात ही नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे उससे? कौन है तू? पेशेंट है, पहले पैसे दो अंदर चल।
चलो आओ इधर देखो। नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग। बेटा भगवान से प्रार्थना कर कि कभी डॉक्टरों के दर्शन ना करने पड़े। क्यों? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ भाई, ये है आपकी रिजिड सरफेस और बेटा ये है आपका स्प्रिंग और बेटा ये है ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग। अभी ये ब्लॉक अपनी या स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर है, ना तो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग है ना ही स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन है, ना ही स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग है और ना ही स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन है। नाइदर देयर इज अ स्ट्रेचिंग नॉर देयर इज अ कंप्रेशन स्प्रिंग। ना तो स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग है और ना ही स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर ना तो स्ट्रेचिंग है और ना ही स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन है, तो अभी तो ये ऑसिलेट करेगा नहीं। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को पुल कर दिया बेटा। मैंने इस स्प्रिंग को पकड़ के एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच्ड कर दिया। मैंने इस स्प्रिंग को पकड़ के एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच्ड कर दिया। जब मैंने स्प्रिंग को बेटा पकड़ के एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच्ड कर दिया तो अब क्या होगा, एक्स। जब हम लोग स्प्रिंग को पकड़ के एक्स डिस्टेंस खींच देंगे तो स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच करने से क्या होगा, स्प्रिंग खिंच जाएगी। तो जब स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से स्ट्रेच्ड होती है, कंप्रेस्ड होती है, तो उसके अंदर एक फोर्स अराइज करता है जिसे क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। बेटा रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, अच्छा बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर या अंदर, अंदर। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स उसको अंदर लाना चाहता है। कितना लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस के एक्स। तो अब इस ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और रीस्टोरिंग फोर्स को क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। तो ए किस बराबर हो गया बेटा, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी और नेगेटिव भी है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी है और नेगेटिव भी है। दोनों किसकी कंडीशन है, एसएचएम की। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन। एक्सेलरेशन बेटा नेगेटिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी है। तो ये दोनों कंडीशन किसकी होती है, एसएचएम की। इसका तो ये ब्लॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। और एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन होता है। दोनों को कंपेयर करवाओ, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, ओमेगा रूट के बाई एम। तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई बाई टी के बाई एम। तो टी 2 पाई एम बाई के, टी इज टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो एम क्या, मास ऑफ द ब्लॉक, और के यहाँ पर क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज इक्वल टू, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के। एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ ब्लॉक, और यहाँ पर के क्या है, time period of the oscillation of block connected to spring is equals to t is equals to 2 pi root m by k, t is equals to 2 pi m यहाँ पर क्या मास ऑफ द ब्लॉक और k यहाँ पर क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट। कितना आ गया। अच्छा स्प्रिंग क्या मानी जाती है, मास टेस्ट। अच्छा मैंने आपको एक चीज और लिखवाई थी कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग को जितना छोटा करते जाओगे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, if spring is split into two equal parts, अगर मैं स्प्रिंग को दो बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करता हूं जैसे ये और ये, अगर मैं स्प्रिंग को दो बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, 2k 2k। अगर मैं स्प्रिंग को दो बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो k डैश कितना हो जाएगा, 2k, k डैश कितना हो गया 2k। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, t डैश
2 पाई m अपॉन k डैश का मतलब क्या हो गया 2k। इससे टाइम कितना हो गया t अपॉन रूट 2। इतना आ गया नहीं रियल आ गया 2 पाई m। स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने 2k क्यों कर दिया क्योंकि मैंने स्प्रिंग की लेंथ आधी कर दी और स्प्रिंग की लेंथ आधी हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। ठीक है बढ़े आगे कर दो बेटा। देखो चलो भाई ये दोनों स्प्रिंग किसमें जुड़ी हुई है सीरीज में। दोनों स्प्रिंग आपकी सीरीज में जुड़ी हुई है और दोनों के दोनों स्प्रिंग मासलेस हैं। ठीक है मान लिया मैंने इस ब्लॉक को पकड़ के x डिस्टेंस आगे पुल किया। अगर मैं दोनों ब्लॉक को पकड़ अगर मैं ब्लॉक को पकड़ के x डिस्टेंस आगे पुल करता हूँ तो ये वाली स्प्रिंग कितनी खींचेगी x1 मान लो। ये वाली स्प्रिंग कितनी खींची x2 मान लीजिए। तो पहली वाली स्प्रिंग खींची x1 तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ k1x1। दूसरी वाली के अंदर अगर दोनों स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हैं और ब्लॉक से कनेक्टेड हैं और ब्लॉक को पकड़ के मैंने आगे की तरफ शिफ्ट किया तो पहली वाली स्प्रिंग खींच गई x1 दूसरी वाली स्प्रिंग खींच गई x2। तो बेटा पहली वाली स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितना है k1x1। दूसरी वाली स्प्रिंग के अंदर किसके बराबर है बेटा k2x2। इतना आ गया। अब पहली वाली स्प्रिंग के अंदर k1x1 दूसरी वाली स्प्रिंग के अंदर बेटा कितना आ गया k2x2। अच्छा दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़ी हुई है तो दोनों के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए सेम बराबर क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो दोनों स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए सेम एज बोथ द स्प्रिंग्स आर मासलेस देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स विल बी सेम। दोनों स्प्रिंग मासलेस हैं इससे दोनों स्प्रिंग्स के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स सेम होना चाहिए। पहली वाली स्प्रिंग के अंदर बेटा F है दूसरी वाली के अंदर भी F है और रीस्टोरिंग फोर्स किस बराबर है बेटा k1x1 दूसरी वाली के अंदर किस बराबर है k2x2 के बराबर है। इतना आ गया। अच्छा मैंने मान लिया दोनों स्प्रिंग खींची थी x तो पहली वाली खींची x1 दूसरी वाली खींची x2। x1 कितना होगा k1 दूसरी वाली f अपॉन तो पहली वाली स्प्रिंग खींची x1 दूसरी वाली x2 तो यहां से f कितना आ गया बेटा 1/k1 k2 अपॉन ये वाला स्टेप आ गया। ये वाला स्टेप आ गया। पहली स्प्रिंग खींची x1 दूसरी स्प्रिंग खींची x2 तो पहली वाली के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स हो गया k1x1 दूसरी वाली के अंदर हो गया k2x2 तो नेट स्ट्रेचिंग हो गई x1 + x2 और वो किस तरह हो जाएगी बेटा -f/k1 -f/k2 तो f हो गया -k1k2/k1 + k2x। इधर आ गया बेटा। ठीक है अब अगर इन दोनों स्प्रिंग्स की जगह पर मैं एक ही स्प्रिंग यूज करता तो उस स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितना प्रोड्यूस होता *x ks क्या है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों को कंपेयर करवाओ सीरीज का फॉर्मूला क्या बन गया k1 k2 अपॉन k1 + k2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से आप सीरीज का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है तो सीरीज में आप लोगों ने एक चीज देखी सीरीज का मतलब क्या हुआ सीरीज का मतलब हुआ कि स्प्रिंग आपस में जुड़ी हुई तो जब स्प्रिंग्स आपस में जुड़ी होती है तो उसे क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ से हम लोग kx निकाल लेंगे। ठीक है
पर अगर कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का होता, ये वाली स्प्रिंग खिंची हुई है, तो ये वाली स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस्ड। ये वाली स्प्रिंग खिंची हुई है K1, ये किस बराबर है K2, ये क्या है M। ये स्प्रिंग खिंची हुई है, ये स्प्रिंग कंप्रेस, और स्प्रिंग कौन सा मास रहता है M, K1 K2 और ये M, कितना आ गया K1 K2 और ये क्या है M। अब मैंने इस वाली स्प्रिंग को खींचा, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गई, ये वाली स्प्रिंग मैंने खींची, ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई कंप्रेस। अच्छा बताओ अगर मैंने इस स्प्रिंग को x खींचा होगा तो ये कितनी कंप्रेस हुई होगी, अगर मैंने इसको x खींचा तो ये कितनी कंप्रेस हुई होगी x। अच्छा तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा होगा बेटा, इस पे रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगता है, अबे बैकवर्ड नहीं, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अबे F इक्वल टू माइनस के एक्स मतलब क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये स्प्रिंग कहाँ डिस्प्लेस हुई है, इधर आगे, तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। ये स्प्रिंग कहाँ डिस्प्लेस हुई है, आगे, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। इसका था इस वाले स्प्रिंग पे रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, इस वाले स्प्रिंग पे रीस्टोरिंग फोर्स, इस वाले स्प्रिंग पे रीस्टोरिंग फोर्स माइनस K1x, इस वाले पे रीस्टोरिंग फोर्स माइनस K2x। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, ये आ गया, ये आ गया, नहीं आया, आ गया बच्चों। इस वाले स्प्रिंग पे रीस्टोरिंग फोर्स K1x, इस वाली पे K2x, तो दोनों का मिला के रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया K1x माइनस K2x। अच्छा अगर दोनों की जगह पर सिंगल स्प्रिंग यूज की जाती तो KPX, T is equals to 2 pi under root m upon T is equals to 2 pi under root m upon K1 plus K2। इसका था पैरेलल के लिए K1 plus K2, सीरीज के लिए 1 upon K1 plus 1 upon K2। आ गया, आ गया, हमारी ऑनलाइन समझ में आ गया सबको, यस यस सर। सीरीज में स्प्रिंग आपस में जुड़ी होनी चाहिए और पैरेलल में क्या होगा, आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। पैरेलल में कैसे चेक करते हो, जितना एक खिंचती है उतना ही दूसरी कंप्रेस होती है। सीरीज में जबकि क्या होता है, दोनों के अंदर स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन अलग अलग होता है और आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, ठीक बेटा, ये चैप्टर स्कूल में करवा लिया आप लोगों को। इसके बाद ना इसमें 4 एप्लीकेशन और आते हैं जो सिलेबस का पार्ट नहीं होते। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, मोशन ऑफ बॉल इन द अर्थ सरफेस, ऐसा कुछ करवाया गया है तुम्हारे स्कूल में, तो करवाएंगे तू तो भूल ही जा। बीपीएस में करवाया ऐसा, वैसे इस बार तो ये भी नहीं करवाएंगे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इन केस वो वाले केसेस करवाएं तो मुझे बता देना फिर आप लोग, ठीक है। 3 केस होते हैं वो। चलो निकालो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
2 pi under root 2m upon 3. 2 pi under root m upon. Am I online? क्या है आंसर? बेटा K1 K2 K3 अलग अलग है, तो सेम है सब। क्या है बच्चों? अच्छे बताओ, ये दोनों किसमें पैरेलल में? a प्लस k कितना हो गया? 2k। फिर इनको जब रिप्लेस करते हो तो ये वाली स्ट्रिंग और वो वाली भी किसमें हो जाएगी? पैरेलल में। तो सब किसमें हो गई? पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? k1 प्लस k2 प्लस k3। तो कितना हो गया? k प्लस k कितना हो गया? 3k। तो t हो गया 2 pi रूट m अपॉन 3k। आ गया t 2 pi m अपॉन 3k। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 pi रूट m अपॉन 3k। आ गया? समझ में आ गया बेटा? आ गया? अगर यही आपकी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल की जगह पर वर्टिकल पोजीशन में होती, बस लास्ट केस है चैप्टर दी एंड। हाँ भाई, ये बात बताओ, एम जी नीचे लग रहा है, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी नीचे, ऊपर कितना है? रीस्टोरिंग फोर्स कितना? के एल। अबे एल खींचिए तो के एल ही तो लगेगा। अब आपने इसको पकड़ के वाई डिस्टेंस और नीचे खींच दिया। जब आपने इसको पकड़ के वाई डिस्टेंस और नीचे खींच दिया, अब ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? अब ये बताओ, ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला फोर्स बड़ा है? यहाँ पर के एल एम जी के बराबर था, नीचे वाला तो एम जी रहा, ऊपर वाला के एल प्लस वाई हो गया। तो कौन सा वाला फोर्स बढ़ गया? एम जी के एल के बराबर है। तुमने वाई डिस्टेंस और खींच लिया, तो नीचे तो एम जी रहा, ऊपर वाला के एल प्लस वाई हो गया। कौन सा फोर्स बढ़ गया? ऊपर वाला। तो नेट फोर्स कितना हो गया?
माइनस एम जी, एम जी किस बराबर है के एल, तो के एल से के एल गया, और एसोसिएशन क्या होता है, दोनों को कंपेयर करवाओ। चाहे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो चाहे स्प्रिंग वर्टिकल, टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या रहता है सेम। ओके, कल बेटा ये तुम्हें शीट दे दी है, कल मैं शीट को इसका क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हें 8-10। हाँ ठीक है, आ गया ठीक। अब तुम लोग ऐसे जब पढ़ लेना, एक बार कुछ अगर चीज पूछना तो पूछ लेना, वैसे मैंने 2 बार तो करवाई दिया तुमको, ठीक है। आगे बच्चों